गए थे? नहीं। कौन से वाले नहीं हो गए थे? पहला वाला नहीं हुआ था कि दूसरा वाला? पहला वाला। पहले वाले में हम लोग को क्वांटिटी कितनी दी थी? 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। डाया दिया हुआ था 3, विड्थ दी थी 1.2 एंड आरपीएम आपको दिया हुआ था 100 और थीटा दिया हुआ था 135। तो ये फॉरवर्ड ब्लेडेड का केस हो गया। फर्स्ट थीटा ग्रेटर देन 90 है और अपन ने थीटा ग्रेटर देन 90 के लिए क्या देखा था? 135 माइनस 90 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, है ना। और हमने कोई और क्या चीज दी थी? डेंसिटी दी हुई थी 1.5 kg per meter cube. It is the actual question developed by the and animal mathematics और थीटा मैंने दिया था 80% या 0.3। ठीक है। तो इस वाले से पहले अपन ने जो एक फॉर्मूला देखा था Q इक्वल टू A इंटू यू वाला जो फॉर्मूला था, है ना, इसमें एरिया क्या था? तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई आर डब्ल्यू इंटू यू था। ये 2 आर को अपन डी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? 2 Q इक्वल टू पाई डी डब्ल्यू इंटू यू। अब इसमें सब में वैल्यू पुट कर दीजिए तो u आ जाएगा अपने पास। इससे u कितना आएगा? 1.76 समथिंग आएगा, 1.767 1.767 u आ गया आपके पास। v निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? v निकालने के लिए क्या था अंशिका? फॉर्मूला बताओ। ओमेगा और या फिर पाई डी एन बाय 60। पाई डी एन अपॉन 60। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा प्रेफर करना कि ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होता रहेगा। ओमेगा आर डी सही लिया पाई डी एन बाई 60। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v इक्वल टू 15.714। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? फॉरवर्ड ब्लेडेड फैन था, थीटा 55 था, तो इसमें हेड की क्या वैल्यू आती है? h इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी प्लस वी यू कॉट 55 बाई जी, है ना। इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 28.0036 समथिंग ऐसा है। और मैनोमीटर की एफिशिएंसी कितनी दी थी आपकी? 0.8 इक्वल टू एच एक्चुअल अपॉन एच एओ, है ना। तो इसका मतलब क्या है? 0.8 इक्वल टू एक्स अपॉन 28.0036
है ना। तो क्या आ जाएगा इससे, x की वैल्यू x इक्वल टू 22.4029, ये आ गई आपकी क्या, एक्चुअल हेड। अब एक्चुअल हेड आ गई, आपको प्रेशर डेवलप निकालना था, गिवन में मिटा देगा ना, एक सेकेंड। नहीं, रुको रुको रुको। अरे एक सेकेंड, बहुत हाई पे हो गया। इसको लिखो वापस, गिवन जो दिया हुआ था। नहीं लिखो, क्या हो गया इसमें। तो अपन फिर जब अपने पास एक्चुअल हेड आ गया, तो प्रेशर जनरेटेड कितना हो जाएगा, P इक्वल टू रो जी एच, है ना। रो जी एच में आपको डेंसिटी की वैल्यू पता है 1.5 इंटू 9.81 इंटू एच की वैल्यू 22.4, जो आप वैल्यू रख देंगे तो उससे पी की प्रेशर जनरेटेड कितना हो जाएगा, 329.65। ये क्लियर है। हाँ, सेकेंड वाला क्वेश्चन बन गया था। सेकंड नहीं बना था। इसको मिटा दूं, नहीं, सेकंड का पावर 5.68 आ रहा है। सेकेंड का पावर, एयर पावर बोल रहा हूँ। अरे नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं, निकालना था, एम्पियर निकालना था ना। हाँ एम्पियर निकालना, तो 5.68 एम्पियर आपका क्या। नहीं नहीं, 21.3 एम्पियर। एफिशिएंसी का यूज किए थे उसमें। किया था। जो एयर पावर जब कैलकुलेट किए होंगे, वहां पे क्वांटिटी कितनी लिए थे, 150 भी लिए थे ना। 150। प्रेशर कितना आया था, 375। नहीं, अंशिका ये लिख लेना तो बताना ना। हो गया। उस वाले क्वेश्चन में एयर फ्लो ऑफ Q1 जो दिया था वो 6000 मीटर क्यूब पर मिनट दिया था। इसको
मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड Q1, ठीक है। Q2 जो इंक्रीज करने के बाद था Q2 इक्वल टू कितना था 8 मीटर क्यूब पर मिनट, Q2 9000 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। ये कितना था 150 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। आपको P1 दिया हुआ था जितना, मतलब एनवीपी जो था P1 इक्वल टू एनवीपी इक्वल टू 300 पास्कल। दूसरे वाले केस में क्या दिया था, P2 जो था वो क्या था एनवीपी प्लस फैन प्रेशर, प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय फैन PF, ठीक है। आपको पता है ये कैसे आया P2? P2 मैम उसमें दिया हुआ था कि आपका जो एयर फ्लो है वो इंक्रीज कर रहा है यूजिंग MMV, मतलब एक कोई फैन का यूज करके अपन प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। और लास्ट में दिया था कि एज्यूम एनवीपी रिमेन्स कांस्टेंट, तो एनवीपी ऐड होगा, उसके ऊपर से जो फैन प्रेशर एक्सेस जो अपन यूज कर, एक्सेस प्रेशर जो जनरेट हो रहा है वो फैन के थ्रू हो रहा है, वो एक्सेस प्रेशर अपना PF है। तो अपन ने एक फॉर्मूला याद होगा टर्बुलेंट फ्लो का, P प्रोपोर्शनल Q स्क्वायर था, है ना। इससे इक्वेशन क्या बन सकती है P1 अपॉन P2 Q1 upon Q इक्वल टू Q1 स्क्वायर अपॉन Q2 स्क्वायर, है ना। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा 300 अपॉन एनवीपी प्लस PF इक्वल टू 100 का स्क्वायर अपॉन 150 का स्क्वायर, ठीक है। एनवीपी की जगह आप 300 भी पुट कर सकते हैं सीधे सीधे डायरेक्ट, 300 प्लस PF। तो इससे जब इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो PF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 375, ठीक है। एयर पावर क्या होता है P इंटू Q, इसकी क्वांटिटी किस क्या चल रही है 150, तो एयर पावर कितना हो जाएगा 375 इंटू 150, ये आपका एयर पावर होगा किसका, फैन का। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी दी थी, सॉरी ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी दी हुई थी 0.80 अपॉन EP, कितना दिया था 0.8, है ना। 0.8 इक्वल टू एयर पावर यानी है 375 इंटू 150 अपॉन EP। इससे EP कितना आ जाएगा, EP इक्वल टू हो जाएगा 70312.5 वाट, ठीक है। अपने को पता है EP क्या होता है V इंटू आई, इसमें क्योंकि फेज मेंशन नहीं था कि 2-3 फेज है कि सिंगल फेज है, तो अपन सिंगल फेज कंसीडर करेंगे, ठीक है। V इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा 70312.5 इक्वल, वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ था 3.3 किलो वोल्ट ना, तो 3500 वोल्ट था, तो ये कितना हो जाएगा 3300 इंटू आई, इससे आप आई कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 70312.5 डिवाइड बाय 3300 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21.31 एम्पियर।
मैम समझ में आया ये वाला? हाँ। सूर्याश कहाँ पे गलती कर रहे थे? मैंने यहीं पे क्या बोलते हैं, मैंने ये निकाल लिया, पीएफ भी थोड़ा सा क्यू स्क्वायर नहीं लिया, क्यू वन स्क्वायर, क्यू वन अपॉन क्यू टू ले लिया था। तो अगली बार समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फैन का वो है, ठीक है, ये उसकी आई है, ये प्लेट्स है। मान लीजिए जब एयर इसमें एंटर हो रही होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पर एंटर होके जब ये ब्लेड के यहाँ पे होगी बेस पे, है ना, तब उसकी मान लीजिए आपका V कुछ अलग होगा, V1, U1 अलग होगा और V नेट अलग होगा, V1 नेट। ठीक है, जब वो रोटेट करेगा ब्लेड, उसकी वजह से उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, उसकी वजह से उस पे एयर में आपका वो आएगा, स्पीड आएगी। स्पीड की वजह से एक वेलोसिटी प्रेशर डेवलप होगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ब्लेड टिप पे जो वेलोसिटी आई क्या, V2, U2, V2 नेट। ठीक है, बोर्ड क्लियर है? हेलो, थोड़ा बहुत ना इंक्रीज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये यहाँ पे था क्या, V1, V1, U1, V1 नेट। यहाँ पे कितना था, V2, U2, V2 नेट। अभी दिख रहा है ना? हाँ। है ना। इससे अपने को एक चीज समझ में आएगी क्या, कि V1 जो होगा वो स्मॉलर होगा V2 से, कॉज यहाँ पे अपने काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद अपन वेलोसिटी चेक कर रहे हैं। जब काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, हाँ। है ना, इंक्रीज होगी। तो यहाँ की ये सारी वैल्यूज जो होंगी वो ग्रेटर देन ये वाली वैल्यूज होंगी। तो उससे अपन क्या कह सकते हैं, V1 is less than V2, U1 is less than U2 and V1 net is less than V2 net। आप मान लीजिए एक उसमें क्या नाम से पाइप में देख रहे हैं, पाइप में जब हवा ट्रैवल करती है, हवा ट्रैवल करेगी तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर वो लगाएगी, है ना। वो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर वो लगाएगी। वो प्रेशर की वजह से, मतलब उस वेलोसिटी की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है वो कहलाता है अपना वेलोसिटी प्रेशर। वेलोसिटी प्रेशर, इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ रो V स्क्वायर।
ये जो v जो है यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एयर, रो डेंसिटी हो गई, ठीक है। ये इसको लिख लीजिए, उसके बाद 2 लाइनें वो लिख लीजिएगा। ओके, इसमें 2 पॉइंट लिखिए, पहला लिखिएगा टॉपिक है वेलोसिटी प्रेशर। हाँ वेलोसिटी प्रेशर। हाँ, As the air moves outwards, as the air moves outward, as air move outward along blades, it gains kinetic energy kinetic energy due to centrifugal force, due to centrifugal force. Due to centrifugal force, which causes an increase in the which causes an increase in the velocity pressure of air. Velocity pressure of air. जो अपन ये देख रहे थे अभी, ये V1, V2, V3, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, उस पॉइंट पे अपन वेलोसिटी प्रेशर अगर निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या होगा, डेल V, डेल PV, डेल P डेल PV, ये डेल PU है और ये डेल PV नेट है। इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सिंस V2 बड़ा है क्या हो जाएगा, V2 और U2 बड़े हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ रो U2 स्क्वायर माइनस हाफ रो U1 स्क्वायर। ऐसे V के लिए क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। V नेट के लिए क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 नेट का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 नेट का स्क्वायर।
बीच बीच में ना अपना स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ जाए। आप बार बार पता नहीं क्या कर रहे हैं, डीम हो जा रही है। सेकंड। अब अगर फ्लिकर होगा तो बताइए। ये जो है ये डेल यू डेल पी और ये डेल वी नेट, ये प्रेशर गेन्स है ना, बस आपने गेन किया है। यहाँ पे वेलोसिटी जो थी ये कम थी, ये वेलोसिटी ज़्यादा हुई है, तो इसमें गेन हुई है, उसकी वजह से प्रेशर में भी गेन होगा। ठीक है, तो टोटल प्रेशर गेन कितना होगा? टोटल पी गेन कितना होगा? डेल पी यू प्लस डेल पी वी प्लस डेल पी वी नेट, ये होगा। यहाँ पे इसके ये जो दो कंपोनेंट है ये कहलाते हैं स्टैटिक प्रेशर या गैप प्रेशर। और ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये कहलाता है डायनामिक प्रेशर। ये जो स्टैटिक प्रेशर है यही एलोन क्या काम करता है? आपकी जो एयर है एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट को मूव करने में जो काम करता है वो स्टैटिक प्रेशर ही काम करता है। डायनेमिक प्रेशर सिर्फ उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। हो गया। अगर वहां पे प्रेशर गेन था तो हेड का भी गेन हुआ होगा। मतलब जो हेड्स अपन देख रहे थे वो भी दो टाइप के होते हैं, एक डायनेमिक हेड एक स्टैटिक हेड। ठीक है, ये मान लीजिए क्या नाम से आपका टोटल हेड इतना होता है मान लीजिए,
मेन टोटल टॉपिक हेड। क्या होगा ये वाला मैम टॉपिक वेलोसिटी, प्रेशर एंड हेड कैलकुलेशन। मान लीजिए ये टोटल हेड हुआ, ये पार्ट हो जाएगा आपका स्टैटिक हेड, ये हो जाएगा डायनेमिक हेड। अपने को पता है सबसे ज्यादा हेड कौन सा फैन प्रोवाइड करता है, फॉरवर्ड ब्लेडेड की बैकवर्ड ब्लेडेड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ब्लेडेड है ना। मान लीजिए उसका हेड कुछ अप्रॉक्स यहाँ पे होगा, फॉरवर्ड ब्लेडेड का, ये यहाँ पे होगा मान लीजिए रेडियल ब्लेडेड का, और ये वाला जो होगा मान लीजिए ये है एच बैकवर्ड ब्लेडेड का। इसमें अपन क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो फॉरवर्ड ब्लेडेड फैन है उसमें डायनेमिक हेड ज्यादा है, स्टैटिक हेड कम है। ये स्टैटिक हेड इतना ही है, ये बाकी पूरा डायनेमिक हेड है ना। रेडियल ब्लेड के केस में स्टैटिक हेड ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड ब्लेडेड, और बैकवर्ड ब्लेडेड के केस में मैक्सिमम जो है वो स्टैटिक हेड है और डायनेमिक हेड कम है। और अपन ने अभी पढ़ा था क्या, स्टैटिक हेड जो होता है वही मेन कॉज क्या करता है आपका, एयर का मूवमेंट। हाँ है ना, स्टैटिक हेड अपना एयर का मूवमेंट कॉज करता है, तो उसकी वजह से इन सब में सबसे ज्यादा प्रेशर का जो गेन होगा वो किस वाले में होगा, बैकवर्ड ब्लेडेड। नहीं, ये यहाँ पे जो स्टैटिक प्रेशर है वो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्टैटिक प्रेशर यहाँ पे है, तो एयर का मूवमेंट सबसे ज्यादा किस में होगा, रेडियल ब्लेडेड फैन में। उससे कम होगा बैकवर्ड ब्लेडेड फैन में। बैकवर्ड ब्लेडेड फैन में सबसे कम होगा पी फॉरवर्ड ब्लेडेड फैन में। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और एक्सप्लेन कर दो। एक सेकंड, तो जो डायग्राम थोड़ा सा और क्लियर बनाना शायद कुछ। ये अपना स्टैटिक का एरिया है, स्टैटिक का एरिया है। जब अपन फॉरवर्ड ब्लेड की बात करेंगे, फॉरवर्ड ब्लेड में क्या देखते हैं अपन कि जो स्टैटिक प्रेशर है वो कम है बहुत, तो इससे स्टैटिक जो गेन होगा प्रेशर का वो बहुत कम होगा, पी गेन जो होगा इसका ये कम रहेगा, है ना। जब अपन रेडियल ब्लेडेड फैन की बात करेंगे, इसमें स्टैटिक प्रेशर का जो वो है ये सबसे ज्यादा है एरिया, तो इसकी वजह से इसमें क्या होगा, जो गेन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। बैकवर्ड ब्लेडेड केस में क्या होगा, इसमें डायनेमिक हेड कम है बट स्टैटिक हेड ज्यादा है, स्टैटिक हेड ज्यादा है बट रेडियल ब्लेडेड से कम है, तो इसका सेकंड हाईएस्ट होगा।
और ये जो हेड्स होते हैं ये डिपेंड किस पे करते हैं, ब्लेड एंगल पे। जब थीटा पढ़ रहे थे उस पर डिपेंड करते हैं। ये जो है ये टोटल हेड है। ओके। इसके बाद थ्योरी लिखिएगा थोड़ी सी। फॉर रेडियल ब्लेडेड फैन, ये जो चीजें अभी अपन ने इसमें डायग्राम में देखी उसको थ्योरी फॉर्म में लिख दीजिएगा। फॉर रेडियल ब्लेडेड फैन the blade angle is 90 degree. The blade angle is 90 degree. The static head produced is maximum. The static head produced is maximum. अगला वर्ड लिखिएगा। For forward bladed fan, for forward bladed fan, blade angle 180 to 90 degree. और फॉरवर्ड For forward bladed fan, blade angle from 180 to 90 degree static head reduces however स्टैटिक के बाद static head reduces however dynamic head increases drastically. However, dynamic head increases drastically. Dynamic head increases drastically, which increases the total head. Which increases the total head. अगला वर्ड लिखेगा। For backward bladed fan, for backward bladed fan, blade angle 0 to 90 degree.
0 to 90 degree, it produces higher static pressure, higher static head, compared to dynamic head. अगली लाइन से लिखिएगा, since air moves from one place to other, due to change of static pressure, therefore P radial bladed is greater than P backward bladed and greater than P forward bladed. हो गया? हाँ। अब इसके बाद अगला टॉपिक है फैन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। जैसे मान लीजिए ये एक थ्योरेटिकल हेड है, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये प्रेशर, ठीक है, थ्योरेटिकल हेड है। इसमें कुछ लॉसेस होंगे जो अपन अभी देख रहे थे, एक ड्रैग लॉस हो रहा था, एक क्या नाम से शॉक लॉस हो रहा था, एक फ्रिक्शनल लॉस हो रहा था, जो पीएफ पीएस और ये सब कैलकुलेट किए थे ना पिछली क्लास में, हाँ। है ना। तो उसकी केसेस कुछ लॉसेस होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वाला थोड़ा सा ऐसे कम आएगा, ऐसे ये हो गया एडीज लॉस, एडीज लॉस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई ये ब्लॉक रखा है बीच में, आपकी हवा आई, इससे टकराई और घूम के इसमें वापस चली गई, होता है ना कभी कभी टकरा के घूम के वापस चली जाती है, ये होता है एडीज लॉस, ठीक है। एक होता है फ्रिक्शनल लॉस, मान लीजिए यहाँ पे कुछ सर्टेन अमाउंट का है फ्रिक्शन सिस्टम का, फ्रिक्शनल लॉस ये क्या होगा कि जैसे आपकी एयर जो है वो किसी पाइप के अंदर या किसी भी चीज के अंदर ट्रैवल कर रही है, जो ये कॉर्नर पॉइंट्स होंगे ये एकदम स्मूथ तो होंगे नहीं, इसमें थोड़ी रफनेस होगी, है ना। जब इस रफनेस से ये घिसते हुए जाएगा तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉसेस होंगे इसमें, हाँ। वो कहलाता है फ्रिक्शनल लॉस, ठीक है। सर आपका फोन थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, उसको या तो बढ़ा लीजिए या कुछ थोड़ा अपना साइड डाटा का टेबल चेक करिए।
अभी क्लियर है? ठीक। ठीक है। एक और लॉस क्या होता है, मान लीजिए जैसे ये अपन ने ये यहाँ पर ये लॉस क्या होता है, शॉक लॉस। शॉक लॉस क्या होता है, इस सडन चेंज इन डायरेक्शन जो मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए आपका नॉर्मल ऐसे हवा जा रही है, एकदम से चेंज हो गया ऐसे डायरेक्शन, क्या होगा, कुछ हवा इससे टकराएगी ऐसे वापस आएगी, कुछ हवा इससे टकराएगी वापस आ जाएगी, कुछ हवा ऐसे चली जाएगी। जो ये टकराने की वजह से इधर लॉस हो रहा है, ये होता है शॉक लॉस। ठीक है, तो इससे आपका जो ये वाला जो हेड था, ये थ्योरेटिकल हेड था, ये वाला जो हेड आएगा अपने पास, लास्ट लाइन जो आई, ये वाला होगा इसका एक्चुअल हेड। जो एडीज लॉस बताए थे उसमें भी तो एयर ऐसे टकरा के रिटर्न हो रही थी और शॉक लॉस में भी तो। हाँ मैम, बट क्या था ना, डिफरेंस क्या है, ये जो एडीज लॉस था उसमें आपका कोई चीज जैसे पिलर मान लीजिए आपका वहां पे है, एयरवे में पिलर है, उससे टकरा के जा रही है, तो वो कहलाएगा एडीज लॉस। अगर आपका टर्न की वजह से कोई बेंड हो रहा है या सडन टर्न हो रहा है, उसकी वजह से जो लॉस होता है वो शॉक लॉस कहलाता है। ये डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद फिर अलग अलग फैंस के लिए अपन उनका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इससे इस साल शायद तक एक क्वेश्चन भी आया था 2025 में। हो गया। सब हो गई और डायग्राम। हाँ हेलो, हम्म, एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एडीज लॉस जो हो रहा था ना, उसमें ध्यान दीजिएगा एयर ही एयर का मूवमेंट रजिस्ट कर रही है, और शॉक लॉस में एयर नहीं रजिस्ट कर रहा है एयर का मूवमेंट। जो टर्निंग है शार्प या जो बैंड है वो रजिस्ट कर रहा है एयर का मूवमेंट। तो एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ये भी रखिएगा। एडीज में कैसे कर रहा है एयर को? एयर जो बैक जो मतलब टकरा के एयर बैक हो रही है, तो जो बैकवर्ड वाली एयर है वो फॉरवर्ड वाली एयर के मूवमेंट को रजिस्ट कर रही है। तो थोड़ा डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर दीजिए तो उनको ज़्यादा क्लियरिटी हो। मान लीजिए आपका ये वो है, यहाँ पे कोई आपका पिलर लगा हुआ था, यहाँ से एयर टकरा रही है, ये रिटर्न हो रही है, तो जो नई वाली एयर आ रही होगी उसको भी ये डिसबैलेंस करके उसको भी पीछे कर देगी। सबसे पहले अपन कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसका देखेंगे, रेडियल ब्लेडेड का। रेडियल ब्लेडेड का इसमें क्या, फिर से वही ये ग्राफ है, यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या है, पी मैक्स है, मैक्सिमम प्रेशर, इस पॉइंट पे मान लीजिए क्यू मैक्स, प्रेशर पर ऐसे जाएगा प्रेशर ग्राफ,
एफिशिएंसी जो होती है वो ऐसे जाएगी, और जो इसका पावर रिक्वायरमेंट होता है, सॉरी सॉरी वो मिस्टेक हो गया, ये क्या है, पावर रिक्वायर्ड, ये थी एफिशिएंसी, ये था प्रेशर। ये अगर इसको देखेंगे तो क्यू मैक्स के बाद इसकी प्रेशर का जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, मान लीजिए क्यू मैक्स जब अटेन हो जाएगा उसके बाद भी इसकी पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि ओवरलोडिंग कंडीशन शो करेगा ये। इसको ये बना लीजिएगा, फिर 2-3 लाइन है वो लिख लीजिएगा इसी के बगल में। ये नीचे वाला लाइन क्या शो कर रहा है? पावर रिक्वायरमेंट। और सर्टेन पॉइंट के बाद रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से मोटर जो होगी फैन की वो ओवरलोड हो जाएगी। एफिशिएंसी तो इसकी अच्छी है बट इसमें ओवरलोडिंग का कंडीशन बहुत हो जाता है। इसमें बगल में लिख लीजिएगा। As quantity increases, and goes towards the maximum value the power requirement increases. The power requirement increases which causes the overloading of fan motor, which causes the overloading of fan motor. Overloading of fan motor. अगला चीज है अपन फॉरवर्ड पीरियड का। फॉरवर्ड पीरियड का Tmax
इस फैन में भी क्या हो रहा है, क्यू मैक्स के बाद ये भी ओवरलोडिंग कंडीशन शो कर रहा है, और इसमें भी जो अपना पावर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप उससे कंपेयर करेंगे रेडियल ब्रेडेड से तो इसकी एफिशिएंसी भी कम है। हाँ ये बना के फिर लिखिएगा। As quantity increases, as quantity increases and gets towards the maximum value, get towards the maximum value, power requirement increases, power requirement increases, causing overloading of fan motor, causing overloading of fan motor. इसको मिटा दो। हाँ इसके बाद है आखिरी फैन, बैकवर्ड ब्लीड। बैकवर्ड ब्लीड इस वाले केस में क्या देख रहे हैं, एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसमें पावर रिक्वायरमेंट क्या चल रही है, अपनी एक पॉइंट के बाद ये डिप होना चालू हो जाती है, पावर रिक्वायरमेंट कम होने लग जाती है, उसकी वजह से ये ओवरलोडिंग शो नहीं करता है। ठीक है, बनाने के बाद इसमें लिखिएगा as quantity increases, as quantity increases, as quantity increases and gets near the maximum value, and gets near the maximum value, there is a reduction of, there is a reduction
reduction of power requirement. There is a reduction of power requirement. Which shows non-overloading character of fan motor. Which shows non-overloading character of fan motor. इससे अपन एक कंक्लूजन क्या डिराइव कर सकते हैं? एफिशिएंसी ऑफ बैकवर्ड इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रेडियल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ फॉरवर्ड. ये बनाने का मेन रीजन ये था. ये हो गया. यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फैन खत्म होता है. अगला फैन था अपना एक्सियल फ्लो फैन. हेडिंग डाल लीजिएगा एक्सियल फ्लो फैन. उस दिन मैंने हल्का सा इंट्रो दिया था. जैसे मान लीजिए आपका ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये रोटेट करेंगे ऐसे. ये पॉइंट पे क्या होगा? ये एरिया पे एक लो प्रेशर जोन बनेगा. लो प्रेशर जोन बनेगा तो जो यहाँ की एयर होगी वो इसकी तरफ जाने के लिए करेगी. कॉज एयर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो इस एरिया में जाने की कोशिश करेगी, इस एरिया में जाने की कोशिश करेगी, और ये जो फैन होगा ये रोटेट करते हुए एयर को इधर फेंकना चला जाएगा. एयर यहाँ पे डिलीवर होगी, फिर यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, फिर यहाँ की एयर इधर होगी. ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा. उसकी वजह से ये डिलीवर करता रहेगा एयर. ठीक है. ये डिलीवरी है, ये हाउ. ये डायग्राम बना लीजिएगा, प्रिंसिपल लिखिएगा. पॉइंट वाइज लिखिएगा. इट इज सिंपलर इन डिजाइन and easy to repair. It is simpler and in design and easy to repair.
पॉइंट लिखिएगा, डज नॉट रिक्वायर large and strong foundation, does not require large and strong foundation compared to centrifugal. Strong foundation जो बेस अपन लेते हैं ना उसको रखने के लिए, strong foundation compared to centrifugal fan, centrifugal fan. अगला पॉइंट लिखिएगा, it can be used as portable ventilators. टेबल वेंटिलेटर्स कौन कौन से होते हैं? हेलो, बूस्टर ऑक्सिलरी, उसी में लिख लीजिएगा ब्रैकेट में बूस्टर फैन एंड ऑक्सिलरी फैन. इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल लिखिएगा, इसका हेडिंग डाल लीजिएगा वर्किंग प्रिंसिपल. जो ऑक्सिलरी फैन और बूस्टर फैन है वो एक्सियल फ्लो फैन ही होते हैं. जी मैम. वर्किंग प्रिंसिपल, the rotating fan creates low static pressure behind the fan. Creates low static pressure behind the fan, causing air to flow towards the fan, causing के बाद causing air to flow towards the fan, due to pressure difference. The rotating fan blades move the air. Axially without changing the direction. Therefore, shows greater efficiency compared to centrifugal fan.
compared to single female fan. ये जो होता है ये हाउसिंग, जहाँ वॉल्यूम फेसिंग थी इसमें ये हाउसिंग कहलाती है। ये हब है, यहाँ पे एक मोटर भी होगी, एक मोटर होगी, और ये होता है फैन ब्लेड्स। इसमें लिखिएगा द हब कनेक्ट्स, अगला पढ़ लो उसी में जो वर्किंग प्रिंसिपल्स का पढ़ रहता है उसमें आगे लिखेगा द हब कनेक्ट्स टू मोटर शाफ्ट hub is connected to motor shaft. The hub is connected to motor shaft. And the hub is attached with blades. And the hub is attached with blades. Which have a blade angle of 0 to 90 degree. 0 to 90 degree. The angle between, ये अगली लाइन से लिखेगा, the angle between the direction of flow and blades, the angle between the direction of flow and blade is known as angle of attack. जैसे वहां पे ब्लेड एंगल था ना कॉर्ड लाइन और फ्लो डायरेक्शन से, इसमें आता है एंगल ऑफ अटैक। ध्यान रखो, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये जो होगा ये एंगल डायरेक्शन ऑफ फ्लो और ब्लेड के बीच का जो एंगल होगा ये कहलाता है ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा अपना थीटा या फिर एंगल ऑफ अटैक। ठीक है, जैसे अपन सेंट्रीफ्यूगल फैन के केस में देख रहे थे, यू वी नेट जो देख रहे थे, वो इसी केस में क्या होगा, ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट था यू,
इसे कहते हैं अपन लिफ्ट, इसे कहते हैं अपन ड्रैग, और ये जो हो जाएगा ये होगा रिजल्टेंट डायरेक्शन। ये समझ में आया? हेलो, हाँ ये मैम ये समझ में आया? इसे ऊपर वाले जो अपना यू था उसे अपन लिफ्ट कहते हैं, इसे अपन ड्रैग कहेंगे, और वी नेट जो था वो रिजल्टेंट डायरेक्शन, सेम एज सेंट्रीफ्यूगल फैन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें लिखिएगा नीचे, एज द फैन ब्लेड्स रोटेट, as the fan blades rotate, as the fan blades rotate, it gives a resultant direction of flow. It gives a resultant direction of flow which gives a resultant direction of flow which is due to lift force Fl and drag force Fd. Q2 के बाद due to lift force Fl, lift force Fl and drag force Fd, applied by fan blades on the airflow, applied by fan blades on the airflow. Applied by fan blades on the airflow. अगली लाइन से लिखेगा, for optimal quantity of airflow, for optimal quantity of airflow, for optimal quantity of airflow, higher lift force and lower drag force, higher lift force and lower drag force is required. पूरी लाइन फिर से रिपीट कर देना। For optimal quantity of airflow, हाँ for optimal quantity of airflow, higher lift force and lower drag force is required.
since drag force resists since drag force resists the movement of blade. Drag force resists the movement of blades. इसमें एक चीज देखते हैं, डिफरेंट थीटा के लिए मान लीजिए जैसे आपका थीटा है, मान लीजिए 0 मान लीजिए, ठीक है, ये ऐसे होगा थीटा इक्वल टू 0, इसमें एफ एल बाय एफ डी जो होगा वो ग्रेटर होगा। और इसमें जो ब्लेड एंगल ना, एंगल ऑफ अटैक, सॉरी, एंगल ऑफ अटैक, इसमें एफ एल बाई एफ डी ज्यादा होगा, कॉज एफ डी की वैल्यू सिंस इस डायरेक्शन में था, उसकी वजह से इस डायरेक्शन में इसमें बहुत कम फोर्स लग रहा होगा, इसलिए एफ एल बाई एफ डी का रेशियो कम होगा। जैसे जैसे अपन ब्लेड एंगल बढ़ाते जाएंगे एफ डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जिससे जो रेशियो होगा वो कम होगा। जैसे मान लीजिए आप 30 डिग्री पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, एफ एल बाई एफ डी रेशियो जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, मान लीजिए इधर 5 होगा तो इधर 3 होगा, ऐसे करके चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एफ एल बाई एफ डी का रेशियो बढ़ता जाएगा। और ऑप्टिमल क्वांटिटी के लिए, ऑप्टिमल एयर फ्लो के लिए एफ एल बाई एफ डी का जो रेशियो होना चाहिए वो हमेशा हाइयर साइड में होना चाहिए। जितना ज्यादा एफ एल बाई एफ डी का रेशियो होगा उतनी अच्छी एयर फ्लो की, उतना अच्छा एयर फ्लो होगा वहां पे। इसको लिखिएगा, ये सिर्फ अभी ये इतना बना लीजिएगा। लिखो इसमें हम कि डायग्राम बना रहे हैं, बना रहे हैं। हो गया। इसमें लिखिएगा विथ हायर एंगल ऑफ अटैक, विथ हायर एंगल ऑफ अटैक higher angle of attack, lift force increases,
if force increases and the drag force also increases, the drag force also increases, but in lesser quantity, therefore, FL by FD ratio reduces with increase of angle of attack, अगली लाइन से लिखिएगा, for optimal airflow, higher FL by FD ratio, for optimal airflow, higher FL by FD ratio is required. अगली लाइन से लिखिएगा, for lower FL by FD, for FL by FD का मतलब क्या होगा, FL is less than FD, है ना, इसी में लोअर केस बनेगा, for lower FL by FD ratio, higher resistance to airflow, higher resistance to airflow, comma turbulency in air near blades, comma higher vibrations and wear of blades, which causes breakage of fan, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, स्टल कंडीशन ऑफ फैन, लिख लिया तुमने? अब इसके बाद था प्रेशर डेवलप जो अपना एक्सियल फ्लो फैन के लिए करेगा,
वो क्या होगा, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो जी एच थ्योरेटिकल, है ना। जो एच थ्योरेटिकल होगा वो क्या होगा, जो मान लीजिए जैसे आपका ये हब है, ये ब्लेड्स लगे हैं, ठीक है। जब जैसे मान लीजिए ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन पे आपका ऐसे लगा है, यहाँ पे फैन लगेगा, तो यहाँ पे हेड दो तरफ में होगा, एक ब्लेड के टिप पे, एक ब्लेड के टॉप पे, मतलब टिप पे बोल रहा हूँ, टिप पे और बॉटम पे। यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे कुछ कम हेड होगा, डेवलप हो रहा होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा हेड डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि पूरी एयर ऐसे जा रही है, ये नहीं हो रहा है कि इसको रिसर्कुलेट होके एक्सेस बढ़ रही है। यहाँ से डायरेक्ट हवा यहाँ आ रही है, यहाँ से डायरेक्ट हवा इधर जा रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से टिप पे कुछ और हेड होगा, बॉटम पे कुछ और हेड होगा, है ना। हेलो, ये पॉइंट समझ में क्लियर नहीं हुआ, एक सेकंड। जैसे मान लीजिए ये एक पाइप है, यहाँ पे एक हब है, होल्ड ऑन। देखिए हब भी तो रोटेट कर रहा है ना, अगर विंग्स रोटेट कर रहा है तो हब भी रोटेट कर रहा है, और हब पूरा मतलब फील्ड है, मोटर, हब पे मोटर लगा हुआ है, वो पूरा फील्ड है, वहाँ पे ब्लैंक स्पेस नहीं है, और जो आपका वो विंग्स लगे हुए हैं उसमें ब्लैंक स्पेस हैं, तो विंग्स का स्पीड ज़्यादा होगा बजाय कि हब की स्पीड के, है ना। तो एक हब पे भी वो जनरेट होगा हेड, और दूसरा हेड विंग्स पे जनरेट होगा। वो जो ऊपर वाला डायग्राम है उसमें इमेजिन करने की कोशिश करिए थोड़ा सा, कि विंग्स के साथ साथ आपका हब भी रोटेट हो रहा है ना। हेलो, इमेजिन कर पा रहे हैं थोड़ा सा? हाँ अगर क्लियर है तो आगे बढ़ें, नहीं तो फिर दोबारा एक्सप्लेन करें। ठीक है क्लियर। इसको अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझना हो तो आप लोग कूलर को इमेजिन करिए। देखिए कूलर में क्या होता है, विंग्स भी मूव कर रहा होता है, और हब पे जो वो आपका लगा होता है वो भी मूव कर रहा होता है। तो एक हेड जो जनरेट होगा वो हब पे जनरेट होगा, और दूसरा कूलर के विंग्स पे जनरेट होगा, है ना। सेंटर पे उस पे जब हाथ रखते होंगे तो थोड़ी सी कम हवा लगती होगी, साइड्स पे हाथ रखते होंगे तो ज्यादा हवा लगती है। वही दो हेड, इसमें वो दो हेड होते हैं। तो एच क्यू क्या हो जाएगा, एक जो आउटर पार्ट पे हेड हो रहा होगा और एक जो हब पे हेड हो रहा होगा, यानी एच ओ प्लस एच एच डिवाइड बाय, इसका एवरेजिंग करेंगे अपन। बस यहाँ पे हर एक पॉइंट पे डिफरेंट हेड होंगे, है ना, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट हेड है, तो उसके लिए अपन एक एवरेजिंग ले लेंगे, क्योंकि अपने पास जनरली एक आउटर पॉइंट का होगा, सॉरी एक इनर पॉइंट हब के पास का होगा, एक आउटर पॉइंट का होगा, तो अपन एक एवरेज कर लेंगे। उसकी वजह से अपन ये पूरे का एक प्रकार से अपन मान लेंगे कि भाई हाँ इतना होता है, अब अपना हेड इतना आएगा, ठीक है। ये जो एच ओ है ये आउटर के लिए हेड है, जो एच एस है ये हब के लिए हेड है, ठीक है। ये जो हेड कैलकुलेशन, इसमें अपन ने क्या देखा कि जो ब्लेड एंगल था थीटा था 0 से लेके 90 डिग्री के लिए था, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे हेड कैलकुलेशन के लिए, कौन से फैन का फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रेडियल? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? इसकी ब्लेड जो एंगल था वो अपन ने देखा 0 से लेके 90 डिग्री था, तो इसमें अपन हेड कैलकुलेशन के लिए कौन सा वाला यूलर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉरवर्ड ब्लेडेड का, बैकवर्ड ब्लेडेड का, कि रेडियल ब्लेडेड का? बैकवर्ड का, राइट। उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब आउटर के लिए देखेंगे, आउटर पार्ट पे कुछ अलग वेलोसिटी होगी,
V कुछ और होगा, U आउटर का कुछ और होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V आउटर का स्क्वायर बाय G माइनस V आउटर U कॉट थीटा बाय G, ठीक है। ऐसे ही हब के लिए क्या होगा, ऐड हो जाएगा V हब का स्क्वायर डिवाइड बाय G माइनस V हब U कॉट थीटा बाय G। ये हो जाएगा। ये होगा। इसके बाद अपन रेडियल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, u y q इक्वल टू ए यू वाले फॉर्मूला से अपन u कैलकुलेट करेंगे। u इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें एरिया सिंस ये पाइप कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेंड्रिकल एरिया लेंगे अपन, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 आउटर माइनस पाई डी स्क्वायर अब अपॉन 4 इंटू यू, ये क्यू की वैल्यू। अगर यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कॉस, ये देखिए एरिया जो होगा वो क्या होगा, ये हब तो एरिया कुछ अपने, जैसे ये आउटर पार्ट है, ये टोटल रेडियस इसका आउटर का जो वो होगा वो टोटल रेडियस होगा इसका, ठीक है। ये हब जो होगा वो सर्टेन एरिया को ब्लॉक कर रहा है ना। हेलो, सर्टेन एरिया को ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए अपन टोटल एरिया में से ये हब वाला जो एरिया होगा इसको माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई डी आउटर का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस पाई डी इनर का स्क्वायर, मतलब हब का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इनटू यू, ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी से अपन यू की वैल्यू निकाल लेंगे, यू इक्वल टू क्यू अपॉन ये पूरी वैल्यू रख देंगे। ये वाला समझ में आया। इसमें क्या आप लोगों ने कहाँ तक लिख लिया अभी, ये यहाँ तक लिख लिया है। पूरा हो गया। पूरा हो गया। इसमें जो VO और VH था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, VH जो होगा वो होगा क्या, पाई डी एच एन डिवाइड बाय 60 और VO जो होगा, आउटर जो होगा वो पाई डी ओ एन अपॉन 60, जैसा उसमें था सेम एक चीज रहेगा इसमें भी। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिएगा जो कि आपका होमवर्क रहेगा। स्टैटिक सेंट्रीफ्यूगल फैन में अपन एक्चुअल हेड कैलकुलेट करेंगे तो इसमें नहीं करते।
क्या मैम? इसमें सेंट्रीफ्यूगल फैन जब अपन पढ़ रहे थे तो उसमें थियोरेटिकल हेड भी कैलकुलेट कर रहे थे, एक्चुअल भी, तो इसमें जी सिर्फ ये अपना ये थ्योरेटिकल हेड ही है अपना पूरा, ठीक है। अगर वहाँ पे वो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दे देगा तो आपको फिर उसका एक्चुअल हेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। अपन पढ़ेंगे तो थ्योरेटिकल हेड ही, जो अब उसमें भी अपन थ्योरेटिकल हेड ही पढ़े थे, उसको एक्चुअल हेड में कन्वर्ट कर दिए थे मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी को इनटू करके। इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे। ठीक। ये क्लियर हो गया? क्वेश्चन लिखिएगा। An axial flow fan, an axial flow fan, an axial flow fan is producing 6,000 meter cube per minute, 6,000 meter cube per minute, meter cube per minute, and has following details, and has following details. And has following details. Outer dia of the fan. Outer dia of fan 2000 mm. Outer dia of fan 2000 mm. Hub diameter equal to 500 mm. Hub diameter equal to 500 mm. RPM equal to 1800. RPM equal to 1800. Blade angle at hub is 45 degree. Blade angle at hub is 45 degree, and blade angle at tip is 60 degree. And blade angle at tip is 60 degree. Find radial velocity of fan. Find radial velocity of fan. Find tangential velocity of fan tip and outer dia. So blade tip and outer dia. Find tangential velocity at blade tip and outer dia. Find Euler's head at blade tip and outer dia. Find Euler's head at blade tip and outer dia. If density equal to 1.25 kg per meter cube, if density equal to 1.25 kg per meter cube, find the pressure developed. Find the pressure developed in mmWg. Find the pressure developed in mmWg. इसमें से कुछ डिटेल मिस हुआ क्या आप लोग का?
क्वेश्चन में? एक बार रिपीट कर दो तो समझ में आ जाएगा। तेज करके करूँ कि नॉर्मल स्पीड पे? तेज। A axial flow fan is producing 6,000 meter cube per minute. It has following details. Outer dia of the fan is equals to 2000 mm. Hub dia of fan equal to 500 mm. RPM equal to 1800. Blade angle at hub is 45. Blade angle at tip is 60 degree. Find the radial velocity of fan. Find tangential velocity at blade tip and outer dia. Find Euler's head at blade tip and outer dia. If the density is 1.25 kg per meter cube, find the pressure developed in mmWg. ठीक है। आज की क्लास में जो था वो समझ में आया?